हेलो फ्रेंड्स, एमआईसी ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम आज दूसरे चैप्टर के अनुसार हम पढ़ेंगे बैंक के साधनों के स्रोत। अभी हम लोगों ने देखा बैंक की उत्पत्ति, बैंक के प्रकार, बैंक के महत्व, यूनिट्स बैंक्स और शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद आता है आपका बैंक के निधि स्रोत, विभिन्न प्रकार के खाते यानी सोर्सेस ऑफ बैंक्स फंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। यानी बैंक्स के अंतर्गत हमने दो बातों का अध्ययन किया था कि एक तो बैंक संस्थाओं से, जनता से छोटी छोटी बचतें ये डिपॉजिट के रूप में ये अपने पास रखता है, और दूसरा है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को यह लोन बांटता है। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं ये इन हुआ और एक तरफ से ये क्या हुआ, आउट हुआ। लेकिन बैंक के साधन का स्रोत केवल डिपॉजिट के ही माध्यम से संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से बैंक अपने पास पूंजी इकट्ठा करता है। इन्हीं बातों को हम आज इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इसी का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आपको लिख रखा है कि इन मदों के माध्यम से बैंक अपने पास पूंजी इकट्ठी करता है, जैसे अंश पूंजी, जमा या निक्षेप, शेयर कैपिटल्स, डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व फंड्स और लोन आदि के माध्यम से बैंक अपने पास ऋण प्राप्त करता है। हम एक चीज आपको बताएं कि अंश पूंजी, शेयर कैपिटल क्या होता है। इसको समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण आपको बताएंगे। अगर उदाहरण आपको समझ में आएगा तो समझ आएगा कि आप समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हो बहुत दीन दुखिया हो, बहुत गरीब हो, जिसके पास मतलब पैसे का एकदम अभाव हो, और उसका समझिए एक कोई परिचित है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड ही समझिए, और ये कहा कि हमारे खाते में जरा 200 रुपये का हमारे मोबाइल में रिचार्ज करा दीजिए। 200 रुपया हमारे अकाउंट्स में, हमने मोबाइल रिचार्ज कर दिए 200 रुपये का। 200 का क्या आता है, मान के चलिए कि 599 रुपये का, 599 रुपये का। तो ये व्यक्ति सोचता कि यार अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 599 रुपया का मोबाइल फोन का रिचार्ज कराना है, ये कहां से आएगा इतनी बड़ी धनराशि। तो क्या करता है, सोचता है, दो व्यक्ति है, उसके बाद दो ऑप्शन है, ए है और आपके पास बी है। एक बहुत बड़ा मतलब ये आदमी है जो एक इनकम इनके पास आता है, अच्छे आदमी, इनके पास इनकम है, आय ज्यादा है, धनी व्यक्ति है, इनके पास ये 200 रुपये बाद 600 रुपया दे सकते हैं, इनके पास आता है तो इनसे नहीं मिल पाता है। सोचता है, ये बी का मतलब होता है पब्लिक, बहुत सारी जनता। तो इस तरह से सोचता है कि इनके पास आए तो हो सकता है 500 रुपया दे या न दे, ट्राई कर लेता है, ट्राई करता है, इसको नहीं मिलता है, उनके पास जाता है, अगर सोचता है कि अगर इनसे 10-10 रुपया अगर हम 10-10 रुपया मांगते हैं तो हो सकता है कि 599 रुपया हमारे पास मिल जाए। लेकिन एक व्यक्ति 599 रुपया कह दिया जाए मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए तो कोई व्यक्ति देने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये मान लीजिए भिखारी है, मान लीजिए भिखारी नहीं है आप लोग, मैं एक समझाने के लिए कर रहा हूं, ये इनसे 599 मांगेगा तो नहीं देगा। लेकिन अगर ये जनता के बीच में अगर वो जाता है, 10-10 रुपया, 5-5 रुपया इकट्ठा करता है, तो हो सकता है एक दिन में, 2 दिन में वो 599 रुपया वो क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है, पा सकता है, और उसके बाद इस पैसे से ले जाकर के इसका मोबाइल रिचार्ज कर सकता है। हमारा जो संकेत आप समझ गए होंगे, यानी शेयर, यानी इस 500 रुपया को पाने के लिए अगर एक व्यक्ति से मांगा जाए तो संभव नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे इकाइयों में अगर बहुत सारे व्यक्तियों से मांगा जाए तो लोग आसानी से दे भी देंगे, और 599 रुपया इसका हो भी जाएगा, और इसका रिचार्ज हो जाएगा। माना एक और भी बात कर, मैं एक और समझाने का प्रयास करता हूं, समझ में आ गया होगा
कि शेयर यानी अंश पूंजी कैसे इकट्ठा किया जाता है। ये आपका एथराइज कैपिटल, यानी आपको अधिकतम पूंजी 599 रिचार्ज कराना है तो 599 रुपया कहिए कहां से आएगा, इनसे नहीं मिला तो हम यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और उदाहरण आपको समझाना चाहते हैं जिसको आप समझ सकते हैं, आपको समझ आएगा बी ऑप्शन इसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। एक और है, जैसे मान लीजिए हम एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे और हम बहुत सारे वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे वस्तुओं का हम प्रोडक्शन करते हैं। वो बाजार में इसको क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं, वो बेचता है और हमको पैसा रिटर्न करता है। लेकिन एक दिन हमारे दिमाग में आया, इतने सारे प्रोडक्शन करते हैं, क्यों ना अपना ही हम एक स्टोर रूम बना लें, एक हम अपना स्टोर रूम बना लें, स्टोर रूम बना लें। तो स्टोर रूम बनाने के लिए एक तो इसकी पूंजी यहाँ पे लग चुकी है, इनके पास पैसे नहीं है। स्टोर बनाने के लिए मान लीजिए 1 करोड़ की जरूरत पड़ती है, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो 1 लाख रुपया इनके पास है नहीं और ये सोचते हैं कि किसी व्यक्ति से मांग लें, यानी किसी व्यक्ति से मांग लें। तो वो कहते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपया हमको दे देते तो बहुत अच्छा, मैं स्टोर रूम कर लेता, ये सारा वस्तु को यहाँ ला करके फिर बाजार में इसको बेचता तो ज्यादा प्रॉफिट कमाता। लेकिन 1 करोड़ एक व्यक्ति से संभव नहीं है। फिर ये जाते हैं बैंक के पास, और ये कंपनी नया है, बहुत मतलब इसका क्रेडिट नहीं है बाजार में। वो बैंक से कहते हैं भाई 1 करोड़ हमको दे दो, तो बैंक से कहते हैं यार हम कैसे तुमको दे दें, हम तुम्हारी कंपनी भी मतलब बहुत ब्रांडेड नहीं है, विश्वास नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी नहीं आता। तो ये क्या करता है, जनता के बीच में जाता है, ये जनता के बीच में जाता है और कहता है कि आप लोग मुझे छोटा छोटा हिस्सा, अगर मान लीजिए 100 रुपए का हिस्सा हमको आप देते हैं, तो क्या करता है कि जो भी हम लाभ कमाएंगे आपको डिविडेंड के रूप में, लाभांश के रूप में रिटर्न करेंगे। कंपनी को समझ में आता है यार अच्छी बात है, क्या करना है, अगर हमको ये 500 रुपया हम दे देते हैं और कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो हो सकता है आपको प्रॉफिट आए, तो ऐसा है कि चाहे 500 जाएगा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टोर रूम को हम बैंक से भी नहीं, किसी व्यक्ति से भी नहीं पूरा कर पाए, बैंक से भी नहीं पूरा करे, तो जनता के द्वारा हम पूंजी इकट्ठा करके सकते हैं। हमारा शेयर कैपिटल की तरफ आपका इशारा समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको एक उदाहरण बताएं। अब मैं चलता हूं मेन मुद्दे पे, वो क्या है मेन मुद्दा, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। अंश पूंजी, अंश पूंजी को समझते हैं। अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल। व्यवहारिक भाषा में आपको कहते हैं कि आधुनिक व्यापारिक बैंकों की स्थापना, हमने इसके पहले बताया था, आधुनिक व्यापारिक बैंकों की स्थापना संयुक्त स्कंध कंपनी के रूप में की जाती है, यानी ज्वाइंट स्टॉक। इसका मतलब यह है कि बैंक कंपनियों के भांति अपने अंश यानी शेयर को बेच करके पूंजी को इकट्ठा करते हैं। यानी ये बैंक्स जो होते हैं पूंजी को प्राप्त करने के लिए, जिस तरह से कंपनियां अपने शेयर बाजार में बेचती है, अंश बेचती है और बेच करके वो अपने पास पैसा इकट्ठा करती है, बॉन्ड्स बेचती है, ऋण पत्र कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्स भी बेचती है और बेच करके पैसा इकट्ठा करती है। उसी तरह से ये बैंक्स भी क्या करते हैं, अपने शेयर, अपने डिवेंचर, अपने ऋण पत्र, इस तरह से सभी बाजार में बेच करके ये अंश यानी पूंजी इकट्ठा करते हैं। इसी को हम बोलते हैं संयुक्त स्कंध या बैंक्स कहते हैं, ज्वाइंट स्टॉक भी कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आधुनिक व्यापारिक बैंकों की स्थापना हम कह सकते हैं कि संयुक्त स्कंध कंपनी है, यानी वो बैंक भी अपनी अन्य कंपनियों के बाद पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश और शेयर को क्या करती है, बेचती है। लेकिन एक चीज और बता दें हम कि बैंक की स्थापना से पूर्व, यानी बैंक के जो संस्थापक होते हैं, बैंक के संस्थापक निश्चित करते हैं, यानी बैंक के संस्थापक निश्चित करते हैं कि हमें इस बैंक को चलाने के लिए कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी इस बैंकिंग व्यवसाय को चलाने के लिए। तो कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, तो बैंक द्वारा जो पूंजी एकत्रित की जाती है इसको चलाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एथराइज कैपिटल, उसी को हम बोलते हैं एथराइज कैपिटल। यानी इसको चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए इसके संस्थापक से हमने पूछा
पूछा कि आपको इस बैंक को चलाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया 1 करोड़। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, 1 करोड़ से हमारा ये बैंक क्या चलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं एथराइज कैपिटल। एथराइज कैपिटल यानी 1 करोड़ रुपया हमको चाहिए एथराइज कैपिटल के रूप में, यानी जो बैंक संस्थापक के द्वारा अधिकतम पूंजी की जो मांग की गई वो 1 करोड़। अब 1 करोड़ की कैपिटल इनके लिए अधिकतम पूंजी की व्यवस्था कर दी गई 1 करोड़। अब क्या हुआ, 1 करोड़ की पूंजी को बाजार में अगर उतारा जाए तो एक व्यक्ति 1 करोड़ खरीदने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होगी, तो ये क्या करता है, 1 करोड़ को यानी 1 करोड़ पूंजी उसकी एथराइज कैपिटल है, एथराइज कैपिटल का कुछ भाग बाजार में जनता को खरीदने के लिए उतारा जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे अंशों में बांटकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता इस कैपिटल को क्या कर सके, खरीद सके। उसी को हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ में ये 80 लाख का पूंजी बाजार में छोटे छोटे अंशों के रूप में क्या करता है, बाजार में इसको उतारता है। माने एक निश्चित मात्रा में अधिकृत पूंजी का जितना भाग विक्रय के लिए जनता में निर्गमित कर दिया जाता है, माने उसको निर्गमित यानी उतारा जाता है, उसी को हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। अब जैसे मान लीजिए 80 लाख उतारा गया, 80 लाख क्या हो गया, इशूड कैपिटल। और इस 80 लाख को जनता के द्वारा क्रय कर लिया गया, मतलब क्रय कर लिया गया। अगर 80 लाख में से मान लीजिए 70 लाख को क्रय कर लिया गया, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी एथराइज कैपिटल आपका 1 करोड़ था, जिसमें इसकी छोटी छोटी पूंजी को बाजार में जनता को खरीदने के लिए आपने 80 लाख बजाय इशूड कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं निर्गमित पूंजी, इसको बोलते हैं निर्गमित पूंजी बोलते हैं, अधिकतम अधिकृत पूंजी बोलते हैं। और सब्सक्राइब का मतलब होता है आपका कॉल्ड अप, यानी हमने उसको कॉल कर लिया, और इसमें से जो जनता के द्वारा भुगतान कर लिया जाता है। देखिए खरीदना और भुगतान में अंतर है। जैसे हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया, वो तब तक मेरा नहीं होगा जब तक हम उसका भुगतान नहीं कर देंगे। वैसे बहुत सारा सामान निकलवा लेते हैं, जब अपना बैलेंस कम होता है बोलते हैं भाई दुकानदार से 2-4-5 सामान कम कर दीजिए, क्योंकि इतना ही हम पेड करने की हमारे पास क्षमता है। तो बाजार में वो क्या करता है, सब्सक्राइब तो हमने कर दिया करते हैं। तो अगर 70 में से अगर 50 लाख रुपया का हम भुगतान होता है जनता के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, इसको बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल। तो समझ गए, यानी बैंक को जो संस्थापक होता है, इसको व्यवसाय को संचालित करने के लिए 1 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है, इसको हम एथराइज कैपिटल बोलते हैं, इसको अधिकृत पूंजी कहते हैं। इस 1 करोड़ पूंजी का कुछ भाग जनता में हम बाजार में छोटे छोटे इसको उतार, जिसमें 100 रुपया के अंश में हम उतार दिए, तो इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, जिसको हम करते हैं निर्गमित पूंजी। इस इशूड कैपिटल को 70 लाख जनता के द्वारा क्रय कर लिया गया, मैंने सब्सक्राइब कॉल किया गया, कॉल्ड अप मनी भी उसको बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। कॉल किया गया कि हमको चाहिए, तो 70 लाख के लिए कॉल्ड अप हुआ, और 70 लाख पूंजी में 50 लाख रुपया का भुगतान कर दिया, इसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि बैंक क्या करती है, अपने अंश के माध्यम से शेयर्स बेच करके भी पूंजी इकट्ठा करती है, यानी कैपिटल यह व्यवस्था बना के निधि यानी स्रोत, सोर्सेस ऑफ बैंक्स फंड, यानी कौन से फंड्स से व्यवस्था करती, किस किस माध्यम से, किस सोर्स से बैंक्स अपने पास कैपिटल की व्यवस्था करती, पूंजी की व्यवस्था करती है। हमने इसको समझा, यानी अंश पूंजी शेयर कैपिटल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा हम आपको समझाने का जिसको बोलते हैं
जमाए या निक्षेप स्वीकार करना। ये बड़ी सरल है, आपने समझा था कि बैंक्स क्या करती है, जमा स्वीकार करती है। जमाए स्वीकार, आपको हमने बताया था कि बैंक्स क्या करती है, संस्था करती है, संस्थाओं से, मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज कंपनी कोई संस्था हो गया, इन संस्थाओं से फिर क्या करती है, इन जमाओं से, व्यक्तियों से ये अपने पास जमा स्वीकार करती है, यानी डिपॉजिट करती है। इसके बाद ये बैंक क्या करता है, ये सेविंग के अकाउंट के भी माध्यम से पैसे जमा करता है, ये करेंट अकाउंट के भी माध्यम से जमा करता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट के भी माध्यम से, अकाउंट के भी माध्यम से पैसे जमा करता है, ये रिकरिंग अकाउंट के भी माध्यम से पैसे अपने पास जमा करता है। फिर ये जो गुल्लक बचत, अल्प बचत, डेली बचत, ये सभी माध्यम से अपने पास पैसे क्या करता है, जमा स्वीकार करता है, जमाए प्राप्त करता है। इसी को हम बोलते हैं जमाए या निक्षेप या डिपॉजिट। यानी बैंक के साधन के सोर्सेस ऑफ बैंक्स फंड्स, यह है आपका डिपॉजिट्स के भी द्वारा बैंक्स अपने पास पैसे जमा करते हैं, जिसी को बोलते हैं जमाए या निक्षेप और डिपॉजिट। आपको समझ में आ गया होगा, संस्था से, व्यक्ति से और अन्य व्यक्तियों के माध्यम से सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डेली अकाउंट और गृह बचत अकाउंट, होम सेविंग जो होता है, इस माध्यम से बैंक्स अपने पास जमा स्वीकार करता है। इस प्रकार हम देखें कि इस तरह से भी बैंक्स अपने पास जमा स्वीकार करता है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे साख निर्माण, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि मैंने बताया था कि वर्तमान बेस पे लिया गया ऋण भविष्य में भुगतान करने के लिए, वर्तमान बेस पे भविष्य में भुगतान करने के लिए लिया गया ऋण ही साख कहलाता है। साख निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य है। बैंक अपने लाभ का जो प्रमुख साधन है वो क्या है, साख सृजन है। यानी ये आपको मैं बताऊं कि जो व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इनका एक प्रमुख जो कार्य है साख निर्माण करना। इनका जो प्रमुख कार्य है वो साख निर्माण करना, क्रेडिट क्रिएशन करना। और इनके जो लाभ का जो सबसे बड़ा जरिया है, इनकी आय का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है क्या है, साख है, क्रेडिट क्रिएशन। तो ये आप देख सकते हैं कि बैंक अपनी नगदी जमाओं से अधिक उधार दे करके अपनी व्यवसाय में वृद्धि एवं विकास करता है। जितनी जमा नहीं होती है उससे ज्यादा वो कर्ज दे देता है, जिससे अपने व्यवसाय में और अपने पूंजी में क्या करता है, वृद्धि कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं साख निर्माण। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं। जैसे जनता के द्वारा जमा तो होता है बहुत अकाउंट, मैंने बताया सेविंग, करेंट, जो भी अकाउंट में बताया, लेकिन ये बैंक्स क्या करता है, ये फाइनेंस करता है। जैसे मान लीजिए एक महेश कुमार है, महेश कुमार को 5 लाख रुपया लोन किया, तो क्या किया, महेश कुमार से पहले एक सेविंग अकाउंट खुलवाता है महेश, और एक दो होता है लोन अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पहले बैंक्स महेश जी से खुलवाता है और ये बैंक्स महेश जी को 5 लाख लोन देता है और इसको लोन अकाउंट एक खोल देता है, लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट से 5 लाख रुपया क्या करता है, सेविंग अकाउंट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो कि कुछ पैसा क्या डिजिटल ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे जब सेविंग, यानी यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो 5 लाख रुपया बैंक की पूंजी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इस तरह से भी बैंक अपनी पूंजी को बढ़ाता है अपनी। और एक चीज और बताएं कि CRR को छोड़ करके, कैश रिजर्व को छोड़ करके सभी जो नकद जमा होता है वो प्रयास करता है कि वो कैश यानी क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में वो जनता को दे दे। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि अगर हम 500 रुपया यहाँ पे नकद, देखिए बैंक के पास जितना ही कैश जमा होगा उतना ही ज्यादा वह क्रेडिट क्रिएशन करेगा, साख निर्माण करेगा।
कैश जमा के ऊपर ये क्रेडिट क्रिएशन निर्भर करता है। अगर कैश इसके पास कम है तो साख का निर्माण कम होगा, कैश ज्यादा है तो साख निर्माण ज्यादा होगा। जैसे मैंने बताया 500 रुपया जमा किए और 500 रुपया में से ये CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है, जो इसके पास मान लीजिए 50 रुपया कैश रिजर्व रेशियो बना, तो 50 रुपया रख करके ये 450 रुपया ये दे देता है, किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी व्यक्ति को ऋण दे दिया, जान लीजिए ऋण दे दिया। अब यहाँ 500 ये जमा हुआ, ये 50 रुपया रख करके किसी व्यक्ति को अपने ही खाते से 450 रुपया काट दिया, लोन दे दिया। अब देखिए ये क्या किए, ये मान लीजिए किसी बैंक में जमा कर दिए 450 रुपया, ये 50 रुपया लेकर के ये क्या कर दिया, ये 400 रुपया ये लोन दे दिया, 400 रुपया दे दिया। तो यही हम देख सकते हैं कि 500 रुपया जमा हुआ और ये आपका 450 और ये आपका 50 रुपया रख कर के ये 400, तो क्या हो गया, यानी 850 रुपया ये 5 ही 100 का ये तब तक देता रहेगा जब तक ये जो CRR के रूप में, यानी इसको 50-50 जो रख करके 50-50 रख 400 रुपया तक ना हो जाए, ये तब तक समझिए कि वो देता रहता है। किसी को बोलते हैं हम साख निर्माण। एक चीज और बता दें, इसी लगे आपको 1956 में साख अनुमोदन योजना एक बनाया गया था। 1956 में साख अनुमोदन योजना के अंतर्गत बैंक्स किसी व्यक्ति या किसी संस्था को 2 करोड़ यानी 2 करोड़ से ऊपर अगर लोन देना है तो RBI की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना RBI के अनुमति से किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को 2 करोड़ से ज्यादा आप फाइनेंस नहीं कर सकते हैं। यही है आपका साख अनुमोदन योजना 1956 में यह स्थापित की गई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है। से ऊपर किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को आप फाइनेंस करते हैं तो मेरे से आपको अनुमोदन, मेरे से आपको पूछना पड़ेगा। मैं अगर आप कहूंगा तभी आप उसको ऋण दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं आरक्षित रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है कि बैंक, रिजर्व फंड को मैं बताऊं कि बैंक जो होता है इसका जो लाभांश होता है वो लाभांश का पूरा भाग जनता में डिविडेंड के रूप में, अंश के रूप में नहीं देता है, कुछ अपने पास आरक्षित कोष में, उसको कोष में भी जमा करता है। यह बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत अपनी लाभ का 20% अपने ही कोष में वो धनराशि रखता है तब तक जब तक कि पेड अप कैपिटल के बराबर उसका, मतलब ये 20% का हिस्सा न हो जाए तब तक वो कोष में, रिजर्व फंड में रखता है। इसके भी द्वारा बैंक्स अपने पास पैसे यानी साधन के स्रोत को बनाता है, सोर्सेस ऑफ बैंक्स फंड की व्यवस्था करता है। देखा कि इस तरह से भी आरक्षित रिजर्व फंड के भी द्वारा यानी बैंक अपने लाभांश का पूरा भाग अपने कस्टमर को डिविडेंड के रूप में नहीं देता है। कोई जरूरी नहीं हर साल दे, नहीं लाभ हुआ तो नहीं देगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 20% वो अपने पास वो रखता है जब तक कि पेड अप कैपिटल के बराबर वो कैपिटल ना हो जाए। तो इस तरह से बड़ी धनराशि एक लाभांश के रूप में बैंक के पास ये रिजर्व हो जाता है, इसको बोलते हैं हम रिजर्व फंड। तो इस तरह से भी बैंक अपने साधन के स्रोत की व्यवस्था करता है। आपको बता दूं नेक्स्ट है ये ऋण, लोन, यानी बैंक्स क्या होता है, बैंक्स को जब ऋण की जरूरत पड़ती है और इनके पास पैसे नहीं होते हैं तो सरकार के भी पास जाती है, सरकार से लोन लेती है, उसके बाद RBI के भी पास के लोन ले सकते हैं। और भी ऐसे भी वित्तीय फाइनेंशियल जो सेक्टर्स हैं, वित्तीय संस्थानें हैं, उनसे भी यह लोन लेती है अल्पकाल के समय अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यह इनसे क्या करती है, लोन लेती है। तो इस तरह से भी क्या
ये मतलब सोर्सेस ऑफ बैंक्स फंड, यानी ये बैंक के साधन के स्रोत ये भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बैंक्स अपने साधन के स्रोत के रूप में, रिसोर्सेस के रूप में इस तरह से स्रोत का ये व्यवस्था करता है। शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व फंड और लोन्स आदि के माध्यम से भी। इस तरह से हम देखेंगे कि यह आपका ये समाप्त हुआ कि बैंक के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ बैंक्स फंड्स क्या है, बैंक की निधि क्या है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ये विभिन्न खाते। आप जानते होंगे लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के खाते कैसे खोले जाते हैं, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉकडाउन में अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं, लाइक्स करें और कमेंट करें। कहीं कमी नजर आए तो आप बताएं, मैं बताता हूँ मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों के बीच से सीखने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आज के लिए इतना ही थे।